इस मूवी की स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम गौर होता है। गौर के साथ उसकी बेटी भी मौजूद होती है। वो दोनों ही रेगिस्तान में मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा थके हुए थे और साथ ही वो काफी दिनों से भूखे और प्यासे भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों ही लोगों को गॉड यानी ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि ईश्वर उनकी मदद जरूर करेंगे। वक्त गुजरता जाता है और अब वो टाइम आ गया होता है जब गौर की बेटी भूख और प्यास की वजह से मर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मदद करने कोई भी ईश्वर वहाँ पर नहीं आता है। गौर अपनी बेटी की मौत से काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन इसके बावजूद भी वो ईश्वर के प्रति अपना विश्वास कम नहीं होने देता है और वो ईश्वर को रिमेम्बर करते हुए अपनी बेटी की कब्र के पास लेट जाता है। बाद में जब गौर की आंख खुलती है तो उसे सामने कुछ नजर आता है और जब वो उसके करीब जाता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारा पानी और खाना मिलता है, जिसे देखकर गौर काफी ज्यादा खुश होता है और उसे लगता है कि ईश्वर के दिए हुए इम्तिहान में वो पास हो गया है, जिस वजह से गॉड ने खुश होकर उसे ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई है। राकू जब गौर को देखता है तो वो उस पर भड़क जाता है और वो उसे यहाँ से जाने का कहता है। गौर ईश्वर को सारी बात बताता है कि कैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बावजूद भी उसने ईश्वर के प्रति अपना विश्वास कम नहीं होने दिया। राकू उसे बताता है कि सारी चीजें जो तुम देख रहे हो वो सब उसके लिए हैं, क्योंकि उसने नेक्रोस्वार्ड के मालिक को खत्म कर दिया है और इसी खुशी में उसने ये दावत रखी है। नेक्रोस्वार्ड एक ऐसी तलवार होती है जिसके जरिए गॉड्स को मारा जा सकता था। राकू की बात सुनकर गौर को काफी बुरा फील होता है और वो डिसाइड करता है कि आज से वो किसी भी गॉड की वर्शिप नहीं करेगा। ये सुनकर राकू को काफी गुस्सा आता है और वो गौर को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। तभी उसी पल नेक्रोस्वार्ड खुद ब खुद ही गौर के हाथों में आ जाती है और अब गौर इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि वो चंद पलों में ही राकू को मार डालता है। इस इंसिडेंट की वजह से गौर सभी देवताओं को बुरा समझने लगता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो सभी देवताओं को खत्म कर देगा। इधर हम थॉर को देखते हैं जो कि गार्डियंस के साथ मिलके अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर बुरे लोगों से लड़कर अच्छे लोगों की हिफाजत किया करता था, लेकिन इसके बावजूद भी थॉर अपनी लाइफ में काफी अकेला महसूस कर रहा होता है, क्योंकि उसकी जो दोस्त यानी जेन फॉस्टर थी वो भी अब उससे सेपरेट हो गई थी। ऊपर से थॉर ने काफी सारे लोगों को खोया होता है, अपनी मॉम, डैड और भी बहुत कुछ। इस वजह से थॉर का कहीं भी मन नहीं लग रहा होता है, वो काफी बेचैन होता है। इन सब के बावजूद भी थॉर ने अपनों के लिए लड़ना, उनकी हिफाजत करना नहीं छोड़ा होता है। वो मुसलसल लोगों की हेल्प करता ही रहता था। इसी दरमियान में थॉर ने अपनी बॉडी का वेट भी काफी ज्यादा लूज कर लिया होता है और अब वो बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। इन सब वाक्यों के बावजूद भी थॉर के ज़हन में सिर्फ एक ही शख्स का नाम आ रहा था और वो शख्स जेन फॉस्टर थी। इधर हम मिडगार्ड यानी अर्थ को देखते हैं, जहां पर जेन फॉस्टर को लाइलाज बीमारी यानी कैंसर हो गया था और अब उसकी जिंदगी यानी लाइफ में काफी कम टाइम होता है, क्योंकि इतने ज्यादा इलाज के बावजूद भी सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए होते हैं कि अब उसके पास काफी कम वक्त बचा हुआ है। उसी बीच जेन फॉस्टर को बुक मिलती है जिसमें थोर के हैमर यानी म्यूनियल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। जेन को ये फील होता है कि अगर उसे म्यूनियल मिल जाए तो उसका कैंसर भी ठीक हो जाएगा और वो वापस से पहले जैसे हो जाएगी, क्योंकि म्यूनियल को जितने भी लोगों ने उठाया होता है उनकी कमजोरी खत्म हो जाती है और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से जेन म्यूनियल की सर्च में न्यू एसगार्ड में चली जाती हैं। वहाँ पर जेन को म्यूनियल काफी खराब कंडीशन में मिलता है, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उसमें मूवमेंट शुरू हो जाती है। इधर हम थोर को देखते हैं जो कि गार्डियंस के साथ होता है। उसे पता लगता है कि काफी सारे प्लैनेट्स से हेल्प यानी मदद के मैसेजेस आ रहे हैं।
उन्हीं मैसेज में थोर अपनी पुरानी दोस्त को देखता है जो कि किसी शख्स से लड़ते वक्त काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। ये देखकर थोर उस प्लैनेट पर जाकर उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। इसके बाद थोर स्टॉर्म ब्रेकर और अपने साथी के साथ उस प्लैनेट की तरफ निकल जाता है। वो शख्स उसे बताती है कि गौर नाम का शख्स काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। उसके पास नेक्रोस्वार्ड भी हैं और उसने ये कसम खाई है कि वो हर एक प्लैनेट पर जाकर वहाँ के देवता को मौत के घाट उतार देगा। इसके साथ ही वो बताती है कि गौर का अगला टारगेट न्यू एसगार्ड है। इधर गौर उस प्लेस पर आ गया होता है और वो उस स्वॉर्ड से काफी सारे मॉन्स्टर्स को बनाता है, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर बच्चों को हार्म पहुंचा पाते, उससे पहले ही वहां पर स्टॉर्मब्रेकर के साथ थोर आ जाता है और वो गौर और उसके लोगों पर अटैक कर देता है। थोर अपने वेपन की हेल्प से मुसलसल उन लोगों पर अटैक्स करता जा रहा था। उसी दौरान ही वहां जेन फॉस्टर यानी माइटी थोर की एंट्री होती है, जिसके हाथ में थोर का पुराना वेपन भी होता है। थोर जेन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसके साथ ही वो काफी खुश भी होता है और अब वो दोनों मिलकर गौर और उसके लोगों से लड़ने लगते हैं। उसी फाइट में गौर भी इनसे लड़ने आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पर हारता हुआ नजर आ रहा होता है, जिस वजह से गौर वहाँ से भागने का डिसाइड करता है। लेकिन जाने से पहले वो एसगार्ड के बच्चों को भी अपने साथ ले जाता है। बाद में माइटी थॉर यानी जेन फॉस्टर थोर से नेक्रोस्वार्ड और उस शख्स के बारे में सवालात करती हैं, जिस पर वो उसे बताता है कि नेक्रोस्वार्ड में ऐसी तलवार हैं जो कि काफी वक्त से अलग अलग लोगों को अपना ओनर बनाती आई है। वो स्वॉर्ड जिसके पास भी होती है उसका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड उस शख्स को सभी देवताओं को खत्म करने के लिए उकसाने लगती है। उसी दरमियान ही एक बच्चा अपनी शक्तियों से थोर से बात करता है और वो थोर को अपने और सभी बच्चों की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता देता है, जिसके बाद ये सब लोग उस प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे गॉड्स का ठिकाना होता है। उन सब में सबसे पावरफुल गॉड जूस थे। थोर जूस को बताता है कि गौर जिसके हाथ में नेक्रोस्वार्ड है, वो उस स्वॉर्ड की हेल्प से मुसलसल यानी लगातार सारे ही गॉड्स को मारता जा रहा है। हमें गौर को जल्द से जल्द रोकना होगा, लेकिन मैं और मेरी टीम इस काबिल नहीं है कि हम अकेले गौर का मुकाबला कर पाए। इसीलिए मुझे आप सभी देवताओं की मदद की जरूरत है। लेकिन जूस इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और वो थोर को बताते हैं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, जिस वजह से इस मुसीबत से तुम्हें ही निपटना होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि बड़े और पावरफुल गॉड्स को गौर कुछ भी नहीं कर सकता है। ये प्रॉब्लम तुम छोटे और कमजोर गॉड्स की हैं, इसीलिए तुम ही इन सब से निपटो। ये सारी बातें सुनकर थोर को काफी गुस्सा आता है कि गॉड्स पर आई मुसीबत में गॉड्स खुद ही एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। इस वजह से थोर गुस्से में उन लोगों पर अटैक कर देता है और इस फाइट में थोर का साथ देने के लिए उसके दोस्त भी आ जाते हैं। और अब थोर, जेन फॉस्टर और बाकी लोग उन लोगों पर अटैक्स कर देते हैं। ये देखकर जूस अपने थंडरबोल्ट से थॉर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन थॉर वक्त रहते उनके वेपन को पकड़ लेता है और वो उल्टा उस थंडरबोल्ट से उन पर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से जूस की मौत हो जाती है। जिसके बाद थॉर थंडर वेपन और अपने बाकी दोस्तों को लेकर वहां से निकल जाता है। ये सब लातदाद उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहां पर गौर ने उन बच्चों को रखा होता है। उसी बीच ही थोर और जेन वापस से पहले जैसे दोस्त बन जाते हैं। जेन थोर को अपनी बीमारी यानी कैंसर के बारे में बताती है, जिसे सुनकर थोर को काफी बुरा फील होता है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो उसके लाइफ के आखिरी पलों तक उसके साथ रहेगा। बाद में ये सब वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर जेन को इटर्निटी की ड्राइंग नजर आती है,
और अब उसे गॉर का पूरा प्लान पता लग जाता है कि असल में गॉर इटर्निटी तक पहुंचने वाले वे को ओपन करना चाहता था और वो डोर असल में स्टॉर्म ब्रेकर से ही ओपन हो सकता था, जिस वजह से गॉर ने ऐसा प्लान बनाया होता है ताकि वो थोर के वेपन को हासिल करके इटर्निटी तक जाने वाला डोर ओपन कर सके। उसी दौरान गॉर और इन दोनों लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही लोग एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो स्वॉर्ड अंधेरे की ताकत से बनी होती हैं, जिस वजह से कम रोशनी वाली जगह में आने से उस स्वॉर्ड की सारी शक्तियां अनलॉक हो जाती हैं और अब गॉर उन लोगों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। उसी फाइट में वेलकरी काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाती हैं, जिस वजह से थोर उन दोनों को लेकर जमीन पर आ जाता है, लेकिन उसका जो वेपन होता है वो गॉर के तरकीब के मुताबिक उसी के पास आ जाता है। बाद में थोर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। वहां जाकर थोर को पता लगता है कि जेन की कंडीशन लगातार बिगड़ती ही जा रही है, क्योंकि वो वेपन सिर्फ उसे पावरफुल ही बना रहा था, न कि उसकी बीमारी को खत्म कर रहा था। जेन जब भी माइटी थोर से इंसानी रूप में तब्दील होती थी तो वो पहले से भी ज्यादा वीक हो जाती थी। ये जानकर थोर जेन को छोड़कर अकेले ही गॉर से मुकाबला करने निकल जाता है। इधर गॉर थोर के वेपन की हेल्प से इटर्निटी के टेम्पल का वे ओपन कर देता है, लेकिन उसी दौरान ही थोर वहां आ जाता है और वो जूस के वेपन से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी थोर यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहा होता है। इस बात का जब एहसास जेन को होता है तो वो थोर की हेल्प करने वापस से माइटी थोर में तब्दील होकर वहां आ जाती हैं। थोर अपनी कुछ शक्तियां बच्चों को दे देता है, जिस वजह से वो बच्चे गॉर के लोगों पर अटैक कर देते हैं। इधर थोर और माइटी थोर मिलकर गॉर पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाद में माइटी थोर उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, लेकिन इतनी ही देर में गॉर इटर्निटी के पास पहुंच जाता है। जेन और थोर उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं कि बदले की भावना उसे अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देगी, जिस वजह से उसे इटर्निटी से अपनी बेटी को वापस से अलाइव करने का कहना चाहिए, क्योंकि लव के वे पर ही लोगों को सुकून और शांति मिलती है। ये सारी बातें सुनकर गॉर को अपनी बेटी की याद आने लगती है, जिस वजह से वो अपनी बेटी को वापस से अलाइव कर देता है। उसी दौरान ही जेन फॉस्टर की भी डेथ हो जाती है। थोर इटर्निटी से जेन को वापस से अलाइव करने का नहीं कह सकता था, क्योंकि इटर्निटी उसी की विश पूरी करता है जो सबसे पहले उसके पास आता है। बाद में थोर गॉर की बेटी का ख्याल बिल्कुल एक पिता की तरह रखता है और अब वो दोनों साथ मिलकर बुरे लोगों से लड़ते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम जूस को देखते हैं, जो कि अभी भी अलाइव होता है और वो थोर से काफी ज्यादा नाराज था। के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जेन फॉस्टर को देखते हैं, जो कि एसगार्ड के स्वर्ग में पहुंच गई होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।